डिजीज। सो रेनॉल्ड्स डिजीज होता क्या है? रेनॉल्ड्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। इसको हम फिनोमिनन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, सम एरियाज ऑफ द बॉडी फील्स एंड कोल्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के जो कुछ एरियाज होते हैं वो क्या होता है, उसमें नमनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा कूलनेस हो जाती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और ये मेनली उन पीपल में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। सो इसमें क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच सम एरियाज ऑफ द बॉडी फील्स नम एंड कूल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। रेनॉल्ड्स फिनोमिनन में होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, स्मॉल आर्टरीज that are responsible to supply blood to the skin, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो वो आर्टरीज हैं बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। किस वजह से? जब बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है उन अफेक्टेड एरियाज में। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें रेनॉल्ड्स डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सो स्मॉल आर्टरी जो हमारे ब्लड को सप्लाई ब्लड को सप्लाई करती हैं हमारी स्किन में, वो आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्टेड हो जाता है और हमें रेनॉल्ड्स डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। So Raynaud's disease, women are more likely than men to have Raynaud's disease, also known as Raynaud's or Raynaud's phenomenon or syndrome. It appears to be more common in people who live in colder climates. तो मैंने वही बोला, women are more prone to have Raynaud's phenomenon, Raynaud's disease और Raynaud's syndrome than men, और ये mainly उन लोगों में होता है जो लोग बहुत ज़्यादा colder climates में रहते हैं। Treatment of Raynaud's disease depends on its severity and whether you have other health conditions. For most people, Raynaud's disease isn't disabling, but it can affect your quality of life. Raynaud's disease जो है उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, इट डिपेंड ऑन द सिवेरिटी कि कौन सी कंडीशन है, वेदर इट मे बी एक्यूट है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो इट डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी। और अगर पेशेंट को उसके साथ और कोई अंडरलाइन कंडीशंस हैं तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। पर मोस्टली जो पीपल होते हैं उसमें रेनॉल्ड्स डिजीज अगर किसी को हो जाए तो उसके कारण कोई भी डिसेबिलिटी बॉडी में नहीं होती, बट ये क्या करता है, मेनली जो पर्सन्स होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है। सो देन नेक्स्ट कम्स टू कॉजेज। रेनॉल्ड्स डिजीज के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? सो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रेनॉल्ड्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द रेनॉल्ड्स disease or syndrome. First is the primary. So primary Raynaud's is also known as obvious Raynaud's disease. The most common form isn't the result of an associated medical conditions. It can be mild that many people with primary Raynaud's don't seek treatment and it can resolve on its own. So primary Raynaud's में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती कि जिसके लिए जो इंडिविजुअल हैं या जो पेशेंट्स हैं उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, वो खुद के खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें हमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स होता है, सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज़ में क्या होता है, ये हमें कोई भी, अगर हमारे पहले से ही कोई भी अंडरलाइन कंडीशन है, अंडरलाइन डिजीज़ हैं या कुछ और फैक्टर्स भी हैं, तो उसके कारण हमें ये हो जाता है जिसमें हमें क्या है, कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और रेनॉल्ड्स सेकेंडरी रेनॉल्ड्स जो होता है ये मेनली 40 ईयर्स के बाद वाली एज में होता है। सो प्राइमरी रेनॉल्ड्स को हम एक्यूट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, थोड़े टाइम के लिए होता है। इसका जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और इसमें क्या है, हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। बट सेकेंडरी रेनॉल्ड्स तब होता है जब पहले से ही किसी पर्सन को अंडरलाइन डिजीजेज हो, कंडीशंस हो या कुछ और फैक्टर्स की वजह से अगर पेशेंट को कोई डिजीज हुआ है, मतलब कोई एरियाज उसके अफेक्टेड हुए हैं, तो उसको हम सेकेंडरी रेनॉल्ड्स बोलेंगे। और इसके जो है मेनली जो है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स जो है 40 ईयर्स अबव एज वाले पीपल में होता है, और इसके लिए हमें क्या है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कॉजेज आ गया कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। अगर किसी पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू, किसी भी पर्सन को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर अगर
किसी भी पेशेंट को होगा, उससे क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज हैं पहले से ही वो क्या है, उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई है, तो उससे क्या होगा, वो हमारे जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होंगे उनको क्या करेगा, और ज़्यादा अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो वैसे तुम्हें बताया हमारे कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कोलेजन, 2 प्रोटीन से बना होता है मेनली, कोलेजन एंड इलास्टिन। तो कोलेजन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे टेंडर, हमारे लिगामेंट्स, हमारी स्किन, हमारी कॉर्निया, कार्टिलेजेस, बोन एंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो क्या होगा, अगर किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो गया है तो वो जो प्रोटीन्स है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएंगी, कोलेजन और इलास्टिन नहीं बन पाएगा, और प्रोटीन्स प्रॉपरली नहीं बन पाएंगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं जाएगी। तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में पेशेंट को चांसेस होते हैं कि रेनॉल्ड्स डिजीज या सिंड्रोम हो जाए। रेनॉल्ड्स इंक्लूड ल्यूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड sjogren's सिंड्रोम। इसमें क्या है, अगर कोई और डिजीजेस भी है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ, अगर पेशेंट को कोई स्किन डिसऑर्डर्स हैं या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी अगर पेशेंट को है, तब भी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को क्या है, रूमेटॉइड सिंड्रोम हो जाता है। sjogren's सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट को अगर पहले से ही ये सिंड्रोम है, हमारे इम्यून सिस्टम का ये सिंड्रोम होता है, जिसमें मेनली हमारी आईज और हमारा माउथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशंस पहले से ही पेशेंट को है, तब भी चांसेस हो हैं कि पेशेंट को रेनॉल्ड्स सिंड्रोम हो जाए। नेक्स्ट कम्स टू डिजीज ऑफ द आर्टरीज। अगर पेशेंट को पहले से ही आर्टरीज में कोई डिजीज है, लाइक वहाँ पे पहले से ही कोई क्लोट्स हैं, एम्बोलस बन गया है, या वहाँ पे पहले से ही प्लेग फॉर्मेशन हो गई है, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारी आर्टरीज पहले से ही अफेक्टेड है, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को रेनॉल्ड्स सिंड्रोम होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट कम्स टू कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को है तो उसको भी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मीडियल नर्व कंप्रेशन। इसको हम मीडियल नर्व कंप्रेशंस भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे क्या होता है, मेनली जो हमारे हैंड्स होते हैं वो इफेक्ट होता है, उसमें नमनेस हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर पहले से ही पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो देयर में भी चांसेस कि उस वजह से पेशेंट को रेनॉल्ड्स सिंड्रोम भी हो सकता है। Repetitive action or vibrations, typing, playing piano or doing similar movements for longer periods and operating vibrating tools such as jackhammers can lead to overuse injury। तो अगर रिपीटेटिव एक्शन और वाइब्रेशंस के उसमें अगर हम प्रोलोंगर टाइम से यूज में है, जैसे हम मेनली हम लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप के आगे हम अगर पूरा दिन बैठे रहेंगे, उसमें टाइप करते रहेंगे, पियानो को प्ले करते रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो उससे भी चांसेस हो सकते हैं कि हमें क्या है, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम हो सकता है। देन नेक्स्ट कम टू स्मोकिंग। अगर कोई भी स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग तुम्हें पता है इज इंजूरियस टू हेल्थ, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और उससे भी हमें रेनॉल्ड्स सिंड्रोम होने के चांसेस होता है। इंजरीज टू द हैंड और फीट, एग्जाम्पल रिस्ट फ्रैक्चर, सर्जरी और फ्रोस्ट बाइट। अगर हमें कोई भी पहले से कोई इंजरी हुई है हमारे हैंड्स में या हमारे फीट में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें रेनॉल्ड डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है, किसी की पहले से कोई सर्जरी हुई है, या फिर फ्रोस्ट वाइट हुआ है। फ्रोस्ट वाइट क्या होता है, मेनली तुमने देखा होगा जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो जो फिंगर्स के एंड पॉइंट होता है वहां पे, नेल्स के पास, वहां पे बहुत ज्यादा हमारी क्या है, नमनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेल हो जाते हैं। और ये मेनली हमारा जो फ्रोस्ट वाइट होता है, मेनली फिंगर, टोज, नोज, एयर्स, चीक्स और चिन में ये मेनली होता है। तो अगर किसी को पहले से ये प्रॉब्लम है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को रेनॉल्ड डिजीज भी हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू सर्टेन मेडिकेशन। अगर पेशेंट वही है प्रोलॉन्गर टाइम से कोई मेडिकेशन का यूज कर रहा है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है, माइग्रेन पेन होता है उसको, उसके लिए प्रोलॉन्गर टाइम से मेडिकेशन ले रहा है, तो उन चीजों से
हो सकता है कि जैसे कीमोथेरेपी पे है पेशेंट, तो ऑब्वियस है अगर प्रोलॉन्गर टाइम से मेडिकेशंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी और रेनॉल्ड सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में आता है सेक्स। मैंने पहले ही बताया वुमेन्स आर मोर प्रोन टू हैव रेनॉल्ड डिजीज एज कंपेयर टू मैन। एज, एज में क्या होता है, although anyone can develop the condition, primary Raynaud often begins between the age of 15 and 30। ये किसी भी एज में हो सकता है, बिकॉज प्राइमरी इन्होंने बोला है 15 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच में होगा, और जो सेकेंडरी होता है वो 40 ईयर्स अबव वाले एज ग्रुप में होता है। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्लाइमेट, मेनली ये उन लोगों में होता है या उन कंट्रीज में होता है, ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर तुम्हारी फैमिली में पहले से कोई हिस्ट्री है, किसी को पहले से ही रेनॉल्ड डिजीज है, तो देयर में भी चांस में भी आ सकती है। सेकेंडरी रेनॉल्ड्स में क्या होता है, एसोसिएटेड डिजीज, अगर पहले से ही किसी भी पेशेंट को कोई भी अंडर अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, अंडरलाइंग कंडीशंस में स्क्लेरोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा अगर पेशेंट को पहले से है, या फिर स्किन डिसऑर्डर पेशेंट को पहले से ही है, कैंसर जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, स्क्लेरो स्क्लेरोडर्मा में क्या होगा, हमारा जो स्किन को अफेक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होता है, जिसमें हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और उससे क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा या फिर ल्यूपस पहले से ही है तो उसको चांसेस हो सकते हैं। सर्टेन ऑक्यूपेशन, इसमें आता है दिस इंक्लूड जॉब दैट कॉज रेपिटेटिव ट्रॉमा सच एज ऑपरेटिंग टूल्स दैट वाइब्रेट। तो वही है कि अगर कोई जैसे कंपनीज होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह वाली जॉब होती है, तो अगर वहाँ पे प्रोलॉन्गर टाइम से वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस कि उनको भी ये डिजीज हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू सिम्टम्स, कि मेन हमारे सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स में क्या आएगा, सी यहाँ पे इमेज देख रहे हो तुम लोग, इमेज तुम्हें दिख रही होगी साथ में, वहां पे देखो कि हमारा जो ये है फिंगर्स हमारी कैसी दिख रही हैं, पेल हो गई हैं, कितना गंदा सा लग रहा है। तो कोल्ड फिंगर्स और टोज जो है हमारे बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है हमारे स्किन का, बिकॉज क्यों, हमारे कोल्ड को जो हमारी स्किन रिस्पॉन्स करती है उसमें क्या होता है, हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाता है, मेनली वो जो है वो क्या हो जाता है, हमारा पेल हो जाता है, येलोइश कलर, पेल येलो कलर हो जाता है। नमनेस हो जाती है, प्रिकली फीलिंग हो जाती है, स्टिंगिंग पेन होती है अपॉन वार्मिंग और स्ट्रेस रिलीफ। तो नमनेस हो जाती है, प्रिकली फीलिंग, ऐसे लगता है कोई कुछ पिन चुभा रहा है, या फिर स्टिंगिंग पेन होने वहां पे शुरू हो जाती है। सो ये थे हमारे सिम्टम्स। नेक्स्ट कम्स टू कॉम्प्लिकेशंस, कि हमारे रेनॉल्ड डिजीज से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर हमें प्राइमरी में तो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, वो अपने आप से ही रिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर पेशेंट को कोई भी सेकेंडरी रेनॉड हुआ है, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को क्या है, अगर पेशेंट को कोई भी सेकेंडरी रेनोड हुआ है, तो पेशेंट का क्या है, ऑब्वियस है हमारी जो आर्टरीज हैं वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो टिश्यूज हैं उनका डैमेज होने का चांस रहता है। अगर हमारे टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो हमारे सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो अफेक्टेड एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली हमारे टिश्यू डैमेज होने का चांसेस रहते हैं। अ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड आर्टरी कैन लीड टू सोर स्किन अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं, और डेड टिश्यूज, पहले से ही डैमेज टिश्यू होने के चांसेस रहते हैं, और दीज आर द कंडीशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, उनको हम इजिली ट्रीट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट कम्स टू
Rarely extreme untreated cases might require removing the affected part of your body. Extreme untreated cases में ऐसा होता है कि उन cases को remove करना इस उन parts को affected parts को remove करना पड़ता है, पर उनको remove करना भी is not an easy task, उनको remove करना भी बहुत मुश्किल होता है. तो अगर वो बहुत ज़्यादा severity में है और बहुत ज़्यादा extreme हो गया है तो हमें affected area को remove करना पड़ता है. Then next comes to प्रिवेंशन. हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? बंडल अप आउटडोर्स व्हेन इट्स कोल्ड. जब भी कोल्ड होता है तो तुम्हें पता है अच्छे से यू हैव टू वेयर योर जो भी है, क्लोथ्स हो गए, सॉक्स हो गई, बूट्स हो गई, स्कार्फ हो गया, हैट हो गया, तो तुम्हें ये चीजें जो है वो अच्छे से पहननी है. बिकॉज तुम्हें पता है अगर तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड के एक्सपोजर में आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो तुम्हें ये चीजें अच्छे से पहननी है. अवॉइड यूज केमिकल हैंड वार्मर्स. केमिकल हैंड वार्मर्स जो होते हैं वो तुम्हें अवॉइड करने हैं. बिकॉज उससे क्या होगा, वो रिएक्ट कर सकते हैं और देयर में भी चांसेस कि वो एरिया तुम्हारा अफेक्टेड हो सकता है. Warm your car. Run your car heater for few minutes before driving in cold weather. अगर cold weather है और तुम अपनी कार से कहीं जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ी देर पहले उसमें हीटर को चला देना है, जिससे थोड़ी सी कार जो है वो वार्म अप हो जाए और तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए. टेक प्रिकॉशंस इंडोर. ऐसा नहीं है कि तुम जब बाहर जा रहे हो तभी तुम्हें प्रिकॉशंस लेनी है, नहीं. जब तुम बाहर जा रहे हो या तुम इंडोर भी हो, अपने घर में भी रह रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तब भी तुम्हें अच्छे से प्रिकॉशंस लेके रहना है. जैसे सॉक्स तुम हमेशा पहन सकते हो, मिटन्स पहन सकते हो. और व्हेन टेकिंग फूड आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वेयर ग्लव्स, मिटन्स और ओवन मिटन. मिथ्स. क्यों? अगर तुम फ्रीजर से ले रहे हो या फ्रिज से कोई भी चीज ले रहे हो तो उसमें क्या चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हें फिर से कोई भी एरिया जो है, तुम्हारी फिंगर्स अगर उसके एक्सपोजर में आए तो देयर में भी चांसेस वो जो चीज अफेक्टेड हो जाए, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो अफेक्ट हो जाए. तो इसीलिए तुम्हें हमेशा ग्लव्स पहन के ही उन चीजों को बाहर निकालना है. देन नेक्स्ट कम्स टू व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ रेनॉल्ड डिजीज. हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमें रेनॉल्ड डिजीज हो गया है? सो डायग्नोज करने के लिए व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम करेंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट. सबसे पहले हम करेंगे एंटीबॉडी एंटी न्यूक्लियर टेस्ट. टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर दीज एंटीबॉडीज माइट बी अ साइन ऑफ स्टिमुलेटेड इम्यून सिस्टम कॉमन इन पीपल हु हैव कनेक्टिव टिश्यू डिजीज और अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. जो एंटीबॉडी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जब हम पेशेंट का करेंगे तो अगर उसमें पॉजिटिविटी आती है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड हो गया है. और ये मोर कॉमन होता है उन पीपल में जो लोग क्या करते हैं, जिनको पहले से ही कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो या फिर पहले से ही कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, उन लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सो एंटी न्यूक्लियर एंटी टेस्ट बॉडी में होता क्या है, एंटीबॉडीज टेस्ट होते क्या है सॉरी, ये ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमारी एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए हमारी बॉडी में हम करते हैं. इसको हम फ्लोरोसेंट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं. एंटीबॉडीज होती क्या है, ये एक प्रोटीन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखती है ताकि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स आए उनसे उनको फाइट कर सके. तो इसलिए हम ये चेक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को चेक करने के लिए विल डू एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट. देन विल चेक एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. सो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम चेक करते हैं पेशेंट का, जिसमें हम क्या देखते हैं, ये भी एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम अपने रेड ब्लड सेल्स को चेक करते हैं. रेड ब्लड सेल्स को चेक करने के लिए कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो रही है या फिर उनकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है. इसमें हम क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब को बॉटम में एक सेटल कर देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं और जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे धीरे 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 उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, सेटल होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन कितनी हो रही है बॉडी में, प्लस हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो रही है. सो वी विल डू एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन. Sorry. Next comes to
ट्रीटमेंट में व्हाट वी विल डू, रिड्यूस द नंबर एंड सिवियरिटी ऑफ अटैक्स। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है तो हम उन चीज़ों को रिड्यूस करेंगे और उनकी सिवियरिटी जो है उनको रिड्यूस करेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं, हम प्रॉपर अपनी जो भी है चीज़ों को यूज़ करके, अगर उन्होंने बोला है ग्लव्स को वेयर करना है, बाहर जा रहे हैं, वी हैव टू वेयर आवर प्रॉपर क्लोथ, तो वो सारी चीज़ें हम प्रिकॉशंस लेके, वी कैन से कि हम प्रिकॉशंस लेके हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट टिश्यू डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, कि हम उन चीज़ों के ज़्यादा एक्सपोजर में ना जाएं, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो पहले ही अफेक्ट हो चुके हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज में चला जाएगा तो देयर में भी चांसेस कि हमारे टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में व्हाट वी विल डू, हम उस कंडीशन में प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करेंगे, जिसकी वजह से ओके सो जिसकी वजह से क्या है, हम टिश्यू को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन। अगर पेशेंट को डिजीज है या पहले से ही कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो वी हैव टू ट्रीट देम फर्स्ट। वो हमें चीजें जो हैं उनको पहले से ही ट्रीट करके रखना है। मेडिकेशन में व्हाट वी विल डू, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे हम अपने ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। और उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स अगर हमारे रिलैक्स होंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड सप्लाई है कहीं ना कहीं वो भी इम्प्रूव होगी। और हमारे अफेक्टेड एरियाज को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी तो उससे क्या होगा, वहां पे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर्स हमारी वेसल्स को ही रिलैक्स करता है, जिसमें हम मेनली नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को देते हैं। और ये मेनली हमारे जो अगर स्किन अल्सर्स हो गए हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट गो टू सर्जरी। सर्जरी में व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम क्या करेंगे, नर्व सर्जरी इसमें हम कर सकते हैं। नर्व सर्जरी हम पेशेंट की क्यों करेंगे, अगर हमारे उसमें टिश्यू डैमेज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसमें नर्व सर्जरी भी पेशेंट के लिए कर सकते हैं। So, nerve surgery, sympathetic nerve in your hand and feet control the opening and narrowing of blood vessel in your skin. Cutting these nerves interrupt their exaggerated responses through small incision in the affected hand or feet. A doctor strip these tiny nerves around the blood vessels. This surgery, if successful, might lead to fewer and shorter attacks. तो पेरिफेरल नर्व सर्जरी हम क्या करते हैं, ये एक एक्यूट नर्व इंजरी के लिए हम करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो अफेक्टेड एरियाज होंगे वहां पे हम एक छोटा सा इंसिजन लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, टाइनी नर्व्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स के अराउंड, वहाँ पे सराउंडिंग्स में जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या होंगी, वहाँ पे उनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो है कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव होगा। और अगर ये सक्सेसफुल होती है सर्जरी तो उससे क्या होगा, हमारे जो बहुत ज्यादा अटैक्स पड़ रहे थे या कुछ हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी, यू कैन से कि उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, शॉर्टर अटैक होने शुरू। इसकी वजह से वो उस चीज को ज्यादा सीवियर नहीं। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज में अवॉइड स्मोक। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हमें पेशेंट को बोलना है कि उस स्मोकिंग को अवॉइड करें। अगर इफ पॉसिबल फॉर द पेशेंट तो वी हैव टू से द पेशेंट टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। कंट्रोल स्ट्रेस। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमें उसको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बोलना है। और हमें पेशेंट को ये भी बोलना है कि अगर टेम्परेचर को बार बार ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ कर रहा है तो उसको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। ड्यूरिंग एन अटैक, अगर तुमने
उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, गेट इंडोर्स और टू अ वार्मर एरिया। अगर तुम कोल्डर एरियाज में हो तो हम क्या कर सकते हैं, घर के अंदर जाके हम वार्मर एरिया में जा सकते हैं। विगल योर फिंगर एंड टोज, हम अपनी जो हमारी फिंगर और टोज में जो भी अफेक्टेड पार्ट है हमारे फिंगर और टोज का, उसको हम विगल कर सकते हैं। विगल इन द सेंस, विगल कैसे समझाऊं, ओके, प्लेस हैंड्स अंडर आर्मपिट्स, हम जो आर्मपिट्स के अंदर प्लेस, हम अपने हाथ को प्लेस कर सकते हैं। मेक वाइट सर्कल्स विद योर आर्म्स, वाइट सर्कल्स हम अपने आर्म्स के साथ बना सकते हैं। एंड वार्म नॉट हॉट वाटर ओवर योर फिंगर एंड टोस, वार्म वाटर मतलब गुनगुना वाटर है तो इट मीन्स कि तुम हॉट वाटर ही अपने ऊपर अपने फिंगर्स और टॉस पे फेंक लो, ऐसा नहीं है। हमें जो रनिंग वाटर भी है या यू कैन से गुनगुना पानी, उसको हम अपने हाथ के ऊपर फेंक सकते हैं। मसाज योर हैंड्स एंड फीट, हम अपने फीट्स और हैंड को अच्छे से मसाज होगा, वहां पे वो वार्म हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो हमारा अफेक्टेड एरिया है वहां पे सर्कुलेशन जो होगी वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। एंड विगल योर फिंगर्स एंड टोज, विगल इज नथिंग बट इट्स जर्की और शेकिंग मोशंस, मतलब हम अपने हाथ को शेक कर सकते हैं या जर्की मूवमेंट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ वार्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनॉल्ड्स डिजीज। अंडरस्टूड? GNM? GNM understood?